जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी कि जिनका जिक्र डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में है और जो अपनी पावर और अथॉरिटी डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही लेते हैं। अब कई बार भी मैंने अपने लेक्चर्स में बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऐसे बॉडीज हैं जो इंडिया के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट से एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि बाय द टाइम वी एंड दिस लेक्चर ए टू जेड जो कुछ भी डाउट्स आपके फाइनेंस कमीशन को लेकर है वो सभी क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 280 हमें प्रावधान देता है कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए, जो कि इंडिया में खासकर सेंटर और स्टेट के बीच फिजिकल फेडरलिज्म को, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने की कोशिश करता है। सो इज दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन नाम जो है वो कैबिनेट द्वारा आते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही उन्हें सजेस्ट करते हैं, रिमेंबर दैट। लेकिन अपॉइंटमेंट अंडर द हैंड एंड सील अंडर द वारंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होता है। What is the primary function of Finance Commission of India? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Is that economic planning? Is that budget allocation? Distribution of taxes between center and states and foreign policy formulation? इकोनॉमिक प्लानिंग वगैरह हम देखें तो प्लानिंग कमीशन का काम है, जो कि अब नहीं है, नीति आयोग ने ओवरटेक किया हुआ है। बजट एलोकेशन वगैरह ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में है, बजट के पास होने के बाद ये सभी काम होते हैं। फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का काम है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। एक और बात भी याद रखिएगा कि पावर यहाँ पर फाइनेंस कमीशन को नहीं दिया गया, रिमेंबर दैट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या फाइनेंस कमीशन पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? नहीं, फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करेगा कि पैसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाने चाहिए। ये कई बार सवाल बच्चों के दिमाग में आता है। देखिए, कोई भी कमीशन हो, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो या फिर फाइनेंस कमीशन भी क्यों ना हो, जो कुछ भी ये रिपोर्ट्स देते हैं वो रिकमेंडेटरी इन नेचर होते हैं। यानी कि अल्टीमेटली भारत सरकार के हाथ में, या भारत सरकार का डिसीजन होता है कि उन्हें एक्सेप्ट करें या ना करें। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक्सेप्ट किए जाते हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उसका स्पेसिफिक रीजन भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन के बारे में पूछ रहे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के, और मेजरली जो काम फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया करता है वो बताने की कोशिश करता है कि टैक्स प्रोसीड्स जो आते हैं उन्हें किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच, क्योंकि टैक्सेस ही तो है मेजर रेवेन्यू जिसके बिना पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन सिंपल है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? आर्टिकल 280, आर्टिकल 356, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 368? एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली आर्टिकल 280 इज द राइट आंसर। ठीक है, आर्टिकल 280 के द्वारा, आर्टिकल 280 के बिना पर ही फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया जाता है। हाउ ऑफन इज द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? एवरी 3 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स, एवरी 7 ईयर्स, एवरी 10 ईयर्स? अगर सच बताऊं तो ये चारों के चारों ऑप्शन गलत ही हैं। देखिए, यहाँ पर प्रावधान वैसे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में दिया गया है कि जब भी जरूरत पड़े, रिमेंबर अगेन, जब भी जरूरत पड़े वो फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि मिनिमम 5 ईयर्स के इंटरवल आपको मेंटेन करके उसके बाद फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि नहीं भाई बीच में ही मुझे बिठाना पड़ेगा, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्कशन करने का अधिकार, यहाँ पर ये डिसीजन लेने का अधिकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में ही, लेकिन ऑफनली 5 साल में एक बार ही हम फाइनेंस कमीशन को बिठाते आए हुए हैं, और उसी के चलते अब तक पूरा 16 फाइनेंस कमीशन, अभी रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। विल डिस्कस रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। हु वाज द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? वाई रेड्डी, एनके सिंह, विजय केलकर या सी रंगाराजन? एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली वाई रेड्डी जी जो थे वो 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, और 2 जनवरी 2013 को ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ, और इसके रिकमेंडेशंस जो है वो अप्रैल 2015 से फोर्स में आए हुए थे। सो 15 से 2020 तक हम कह सकते हैं, और उसके बाद 15 फाइनेंस कमीशन नंदकिशोर सिंह जी, एनके सिंह जी बने हुए थे फॉर 2020 टू 2025, और अभी आने वाला जो 16 फाइनेंस कमीशन है वो 2026 से लेकर 2031 तक के लिए हमने उसका टर्म करार किया हुआ है।
Which of the following finance commission increased the share of states in the divisible pool of taxes from 32% to 42%? दरअसल ये वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक सजेशंस या फिर रिकमेंडेशंस था फाइनेंस कमीशन का, और ये जंप कोई आम बात नहीं थी। जो जितना भी डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस आता था सेंटर के हाथ में, उसमें से 32% से बढ़ाकर कुल मिलाकर 42% अब स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो ये बहुत ही अच्छा पुश यहाँ पर फिजिकल फेडरलिज्म को दिया हुआ था। कई सारे स्टेट्स, लगभग सभी स्टेट्स ने खुशी से इसके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया हुआ था। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत ये भी क्लैरिफाई बता दूं कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग इंडिपेंडेंटली काम करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो फेयर तरीके से काम करता है, इम्पार्शियल तरीके से काम करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस वहां पर नहीं होता। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जो कुछ भी एडवाइजर्स हैं या फिर अपने जो कुछ भी रिक्वेस्ट हैं वो सबमिट जरूर कर सकता है फाइनेंस कमीशन को, अपने रिकमेंडेशंस हो या फिर अपने ऑब्जर्वेशंस। एंड सिमिलरली तमाम जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वो रिस्पेक्टिवली भी अपने अपने सजेशंस, अपने अपने रिकमेंडेशंस या एडवाइजर्स फाइनेंस कमीशन को देते हैं। इन सभी चीजों को मद्देनजर रख के ही जो स्पेसिफिकली जो कुछ भी डिसीजन लेना है वो कलेक्टिवली फाइनेंस कमीशन में लिया जाता है और अल्टीमेटली रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की जाती है। तो ये 32% से 42% का हाइक जो है वो किस फाइनेंस कमीशन द्वारा रिकमेंड किया गया था? इज द 12th फाइनेंस कमीशन, 13th फाइनेंस कमीशन, 14th और 15th फाइनेंस कमीशन। ये वाईवी रेड्डी जी द्वारा जो हेड किया गया था, 14th फाइनेंस कमीशन वालों ने ही इसे सजेस्ट किया हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दैट हैव बीन डन। Recommended for the establishment of a state finance commission for the allocation of finances to the पंचायत, कि भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एक स्टेट फाइनेंस कमीशन को आपको एस्टैब्लिश करो ताकि एलोकेशन ऑफ फाइनेंसेस भी वहां पर हो जाए। ये पहली बार किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया हुआ था? इज दैट राजमन्नार कमेटी, अरुण जेटली कमेटी, गाडगिल कमेटी या सरकार या कमीशन? अब थोड़ा बहुत पुराना ही यह मामला है, इट इज एक्चुअली गाडगिल कमेटी। देखिए अगेन मैं आपको बता दूं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद अनदर गाडगिल कमेटी दैट हैज कम इन 2011 जो कि वेस्टर्न घाट्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी। दैट इज टोटली डिफरेंट। तो यहाँ पर 1988 में ये गाडगिल कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया हुआ था। अब उसी के आगे चलते हम देखते हैं कि जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास किए गए थे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान दिया गया था कि स्टेट फाइनेंस कमीशन को बिठाया जाएगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के बीच टैक्स प्रोसीड्स को किस तरीके से शेयर करेंगे उसके बारे में डिसाइड करेगा। यानी कि सेंटर लेवल पर सेंटर फाइनेंस कमीशन, स्टेट लेवल पर स्टेट फाइनेंस कमीशन। द फाइनेंस कमीशन प्राइमरी डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, प्राइमरली किस चीज से डील करता है? सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस और कॉर्पोरेट टैक्सेस। नो डाउट सबसे ज्यादा जो आमदनी है वो सेंट्रल टैक्सेस की ही है। डायरेक्ट ज्यादातर टैक्सेस हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर, चाहे वो इनकम टैक्स वगैरह हो, ऐसी सभी चीजें। सो सेंट्रल टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन से ही फाइनेंस कमीशन प्राइमरीली डील करता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी टैक्स वगैरह आते हैं उन्हें डिवोल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करता है, नेट प्रोसीड्स के बारे में भी डिस्कस करता है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड भी रिकमेंडेशन करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी भी चीज के बारे में एडवाइस चाहिए एज फार एज फिजिकल नेचर ऑफ दैट इज कंसर्न, तो वो भी यहाँ पर उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं, उस पर भी फाइनेंस कमीशन जरूर सोचेगा। आगे बढ़ने से पहले इन दो वर्ड्स के बारे में मैं आपको डिफरेंस बता दूं। एक है फिजिकल, दूसरा है मॉनिटरी। कई बार हम इसे इंटरचेंज करके इस्तेमाल करते हैं, बहुत गलत चीज है, दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क है। आपको ब्रीफली अगर मैं क्रूड भाषा में बताऊं तो सेंट्रल बैंक या आरबीआई जहां कहीं पर भी आएगा वहां पर आपको टर्म मॉनिटरी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जहां कहीं पर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री आएगी चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहां पर फिजिकल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिजिकल पॉलिसी जो है वो दिन का सरकार जो है फॉर दैट प्रेजेंट डे सरकार क्या है, उसकी नीति क्या है फाइनेंस से रिलेटेड, उसे हम फिजिकल कहेंगे। वही आरबीआई से रिलेटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो कुछ भी डिसीजन लिया जाएगा दैट विल बी मॉनिटरी। तो चाहे वो फिजिकल हो मॉनिटरी हो, दोनों का स्पेसिफिक पर्पस यही है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिया में मेंटेन की जाए। द फाइनेंस कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ही उन्हें अपॉइंट किया हुआ है, तो रिपोर्ट्स भी दरअसल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही सबमिट किए जाएंगे। सो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, हु इन टर्न विल प्रोवाइड दैट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज टू द पार्लियामेंट आल्सो इफ रिक्वायर्ड। The Constitution authorizes dash to determine the qualification and way in which commission should be selected. तो क्वालिफिकेशन हो या फिर किस तरीके में उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, ये पावर किसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है? इज दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट एंड कैबिनेट, एंड द करेक्ट आंसर इज
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ही ये पावर दिया गया है कि उन्हीं के हाथ में है ये ऑथराइजेशन। खुद कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें एम्पावर करता है कि जब जब जरूरत पड़े वो क्वालिफिकेशंस डिसाइड कर सकते हैं और किस प्रोसेस या पर किस तरीके से कमीशन के मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे ये भी पार्लियामेंट के हाथ में ही है। वन अमंग द 4 अदर फाइनेंस कमीशन मेंबर्स शुड बी। अब देखिए, मैं अगर कॉम्पोजिशन बताऊं फाइनेंस कमीशन का तो करेंटली एक चेयरमैन है प्लस 4 मेंबर्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब क्लियर कट कोई क्राइटेरिया तो यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि दिए गए हुए 4 मेंबर्स में से एक मेंबर को क्या होना चाहिए। मैं आपको बाकी के 4 के बारे में भी बताऊंगा। इज दैट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 1 क्वालिफाइड टू बी। याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल में भी दरअसल इसी तरीके का एक क्वालिफिकेशन रखा गया है कि ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अ जज ऑफ हाई कोर्ट और 1 क्वालिफाइड टू बी, अ जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और 1 क्वालिफाइड टू बी, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 1 क्वालिफाइड टू बी। सो बाकी के दिए गए हुए 4 मेंबर्स में से इट शुड बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट और 1 क्वालिफाइड टू बी। तो ऐसे एक पर्सन को यहाँ पर मेंबर की तरह रखना चाहिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक ऐसा पर्सन जिसके पास स्पेसिफाइड नॉलेज हो फाइनेंस की, अकाउंट्स की, खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और साथ ही साथ एक ऐसा पर्सन जिसे वाइड एक्सपीरियंस हो फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की, और पर्सन जो स्पेशल नॉलेज रखता हो इकोनॉमिक्स की। तो ऐसे लोगों को ही कंसिडर करके यहाँ पर अपॉइंटमेंट दिया जाता है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ फाइनेंस का है तो फाइनेंस से रिलेटेड ही होंगे, नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी हैं तो नो डाउट उन्हें ले सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल आप NK सिंह जी लें, फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं वो। सो मोस्ट प्रॉब्ली IAS अफसर्स जो सीनियर मोस्ट जिन्होंने बहुत ही लंबा कार्यकाल एडमिनिस्ट्रेशन में बिताया हुआ है उन्हीं को यहाँ पर ज्यादातर प्रेफरेंस दिया जाता है। और ये भी ऐसा कोई रूल यहाँ पर नहीं है कि भाई हर हाल में इन्हीं को ही अपॉइंट करेंगे। अल्टीमेटली इट इज टू द कैबिनेट एंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सजेस्ट एंड अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। To review the financial position of panchayats, the state government constitutes every 5 year, हर 5 साल में, जस्ट लाइक सेंटर में हम देखते हैं सेंटर और स्टेट के बीच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रहने के लिए फाइनेंस कमीशन कैसे हम बिठाते हैं, तो स्टेट लेवल पर स्टेट और पंचायत के बीच भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रहने के लिए किसे बिठाया जाता है, इज दैट स्टेट फाइनेंस कमीशन, एडवाइजरी कमीशन, स्टैंडिंग कमीशन और एडहॉक कमीशन। नो डाउट यहाँ पर भी स्टेट फाइनेंस कमीशन ही हमें देखने को मिलता है। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दैट। After the dash in April 1994, State Finance Commission was constituted in states. गाडगिल कमेटी का रिकमेंडेशन हमने देखा, लेकिन रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करें या ना करें सरकार के हाथ में। लेकिन अल्टीमेटली 1994 में ऐसे कौन सा डिसीजन लेने के बाद फाइनेंस कमीशन को एक स्टेटस दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। सो इज दैट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बोथ और नन, एंड द करेक्ट आंसर इज दोनों ही हैं। ये देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से डील करता है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्बन लोकल बॉडीज, एक हो गया ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, दूसरा हो गया म्युनिसिपैलिटीज। तो नो डाउट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये प्रावधान दिया गया कि स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे फॉर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 5 years, ताकि वहां पर भी स्टेट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज के बीच टैक्स प्रोसीड्स हो वगैरह, रेवेन्यू शेयरिंग वगैरह का मामला यहाँ पर डिस्कस किया जा सके। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन को, हाँ आगे बढ़ने से पहले बता दूं, स्टेट फाइनेंस कमीशन को नो डाउट गवर्नर ऑफ दैट स्पेसिफिक स्टेट अपॉइंट करते हैं और वहां पर भी रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर कैबिनेट के साथ डिस्कस करके उनके नामों को रेकमेंड करते हैं। डैश प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज इज एट आर्टिकल 241, 242, 243 और 244 एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 244। तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमने क्या किया, आर्टिकल 243 हमने इंसर्ट किया जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से डील करता है, और आर्टिकल 243 जो कि अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में डील करता है। और दोनों को हमने ये ताकीद दी स्टेट गवर्नमेंट वालों को कि भाई आप हर 5 साल में एक बार स्टेट फाइनेंस कमीशन को बिठाए, ताकि आप जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से टैक्स प्रोसीड्स का डिवोल्यूशन हो, रेवेन्यू का शेयरिंग वगैरह हो, ये सभी आप एक दूसरे के बीच डिसाइड कर सकें। सो सी आर्टिकल 243 इज द राइट आंसर। रिमेंबर स्टेट लेवल पर 243, सेंटर लेवल पर आर्टिकल 280। State Finance Commission deals with distribution of dash between state governments and पंचायती राज institutions and urban local bodies। अब सेंटर है तो हमने देखा कि मोस्टली सेंट्रल टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस ही ज्यादातर चंक वहां पर हमें देखने को मिलता है। सो स्टेट फाइनेंस कमीशन किससे डील करता है, इज द ड्यूटीज, ऑक्ट्राई, टैक्सेस एंड टोल्स, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इन सभी से ही वो डील करता है और बताता है कि स्टेट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज के बीच किस तरीके से टैक्स डेवोल्यूशन होना चाहिए।
Dash is related to grants in aids from the union government to certain states at the time of requirement. Is that Article 272, Article 273, 274 or Article 275? And the correct answer is Article 275. देखिए महज टैक्स प्रोसीड्स का डिवोल्यूशन रेवेन्यू शेयरिंग ही नहीं, कई बार होता क्या है कि ग्रांट इन एड्स भी हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। जो स्पेसिफिक से स्टेट्स हैं, चंद स्टेट्स बैकवर्ड हैं, चंद स्टेट्स को पैसों की ज़रूरत है, चंद स्टेट्स में कई इंपॉर्टेंट से पॉलिसीज और प्रोग्राम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सी स्कीम्स वगैरह वहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। सो उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट सा इन्फॉर्मेशन या रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन हमें बता देता है। तो ग्रांट इन एड्स भी किस तरीके से दिए जाएंगे, कैसे कैसे क्राइटेरिया यहाँ पर मेंटेन करने चाहिए, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है कि कौन से एरिया को या कौन से स्टेट को या कौन से जोन या कौन से रीजन को कितनी मदद देनी चाहिए, उन सभी के बारे में भी फाइनेंस कमीशन सजेस्ट करता है। Which of the following is not an example of the indirect form of taxation? Is that sales tax, customs duty, excise duty or income tax? And the correct answer is actually income tax. Directly एक इंडिविजुअल पर ही इम्पोज किया जाता है, वही इसे रेगुलरली पे करता है। वही इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो यहाँ पर नाम किसी और का होता है, पेमेंट किसी और के द्वारा की जाती है। सो डी इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स, नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स। Which of the following comes under the direct tax category? Customs tax, service tax, excise tax या property tax? And the correct answer is of course property tax. जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है वही यहाँ पर पे करेगा। बाकी के पूरे आप देख लो, इंसिडेंस एक तरफ एक पर्सन या किसी एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन कोई और होता है और पेमेंट ऑफ टैक्सेशन किसी और के सर पर होता है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट MCQ, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन? अब तक जैसे कि मैंने कहा कि 16th करंट फाइनेंस कमीशन करंटली चल रहा है, तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? इज दैट YV रेड्डी, नंदकिशोर सिंह, रघुराम राजन या KC नियोगी? एंड द करेक्ट आंसर इज KC नियोगी। 1951 से लेकर 1956 के लिए टर्म हमने बिठाया हुआ था फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का। द वेरी स्टार्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन हैज बीन हैपनिंग थ्रू द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। द फाइनेंस कमीशन टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, कॉम्पोजिशन के बारे में पूछ रहा है, अ चेयरमैन एंड 3 अदर मेंबर्स, अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स, अ चेयरमैन एंड 5 अदर मेंबर्स, अ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड 2 अदर मेंबर्स। मैंने अभी अभी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, एक चेयरमैन होते हैं और 4 बाकी के मेंबर्स होते हैं। सो यही टिपिकली उनका कॉम्पोजिशन है। In rare cases of misconduct or incapacity, the dash may remove a member from the finance commission. President of India, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें रिमूव या इम्पीच करने के लिए नो डाउट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की मदद हमें चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की भी जब हम बात करते हैं, ठीक है, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ही हैं और इनकी इंटीग्रिटी, इनकी गरिमा बहुत ही ज़्यादा है, तो इसीलिए उन्हें रिमूवल का प्रोसेस भी बहुत ही टफ रखा गया है। अब देखिए फाइनेंस कमीशन भले ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर रिमूविंग प्रोसीजर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि कोई एक स्पेसिफिक पर्सन, चाहे वो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी क्यों ना हो, उन्होंने मिसकंडक्ट किया हुआ है या फिर इनकैपेसिटी में उन्हें पाया जा रहा है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके उन्हें रिमूव किया जा सकता है। उससे ज़्यादा और भी पार्लियामेंट के पास जाना या किसी ना सुप्रीम कोर्ट की कमिटी की इंक्वायरी वगैरह बिठाना, इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी चाहे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हो या मेंबर्स हो, वो वॉलंटरीली रिजाइन भी कर सकते हैं, डेथ होने पर भी वैकेंसी आ सकती है और उन्हें रिमूव भी किया जा सकता है। एंड अल्टीमेटली यहाँ पर कैबिनेट ही डिसीजन लेता है, सो कैबिनेट के रिकमेंडेशन को ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मानते हैं। चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, ये रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट की गई हुई थी डॉक्टर अरविंद पनागारिया जी, डॉक्टर VD जोशी, अमिताभ कांत एंड रमेश ठाकुर। एंड द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर अरविंद पनागारिया। फॉर्मर वाइस चेयरमैन रह चुके हुए हैं नीति आयोग के, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में करंटली प्रोफेसर की तरह काम कर रहे हैं। सो ही इज करंटली द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। The 16th Finance Commission has been requested to make its report available by टर्म्स ऑफ कंडीशंस, टर्म्स ऑफ रेफरेंस देने के बाद उनसे एक स्पेसिफिक डेट भी दिया जाता है कि भाई इस स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड डेट के पहले ही आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करने की कोशिश कीजिएगा। सो इज दैट 31st of January 2025, 31st of August 2025, 31st of October 2025, 31st of December 2025, and the correct answer is 31st of October 2025। और टर्म होगा रिकमेंडेशंस का फ्रॉम 2026 to 2031।
अब एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट भी फाइनेंस कमीशन वालों को मिलती है और वहीं पर उनका पूरा काम होता है और टर्म जब तक कंटिन्यू होता है उसी तरीके से मेंबर्स और चेयरमैन भी कंटिन्यू करते हैं और जैसा ही नया फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है ये मेंबर्स ऑटोमेटिकली प्लेस को वैकेट करते हैं और नए मेंबर्स और चेयरमैन वहां पर ऑक्यूपाई करते हैं। ऑफ द फॉलोइंग वाज चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। देखिए कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। सो इज दैट वाई रेड्डी, ब्रह्मानंद रेड्डी, एन.के. सिंह और महावीर त्यागी। एंड द करेक्ट आंसर इज एन.के. सिंह। नंदकिशोर सिंह जी जो थे वो फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। कई सारे इंपॉर्टेंट से इश्यूज को 15 फाइनेंस कमीशन वालों ने डील किए हुए थे, खासकर जो कि जीएसटी का इंट्रोडक्शन हमने किया हुआ था, डेवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स कैसे रेकमेंड वगैरह होगा और क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर को इम्प्रूव करने की भी यहाँ पर सजेशन दी गई थी और फिजिकल सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज भी यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश की गई थी। सो एन.के. सिंह इज द राइट आंसर फॉर दैट। Mahavir Tyagi was chairman of Dash Finance Commission. Was that second finance commission, third finance commission, fourth finance commission, and fifth finance commission? And the correct answer is one of the most prominent freedom fighter भी रह चुके हैं महावीर त्यागी जी। So फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन वो थे और टर्म जो था रिकमेंडेशन का वो 1970 से लेकर 1975 के लिए था। फिजिकल फेडरलिज्म और रिसोर्स एलोकेशन से रिलेटेड यहाँ पर इश्यूज को एड्रेस किया गया था और कई सारे इंपॉर्टेंट से मेजर्स रिकमेंड किए गए थे, खासकर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को एनहांस करने के लिए स्टेट की और फिजिकल कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए। सो ये थी चंद बातें आपको फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जाननी थी। आई होप कि जो कुछ भी डाउट्स हैं आपके वो सभी क्लैरिफाई हो चुके होंगे एज फार एज फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज कंसर्न। मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।